हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किंकड़ियाँ शब्द का अर्थ क्या है। तो किंकड़ियाँ शब्द का जो अर्थ है, ए है कंकड़, बी है छोटा घुंघरू, सी है किनारी एंड डी है सुनहरी किरणें। ओके, तो किंकड़ियाँ शब्द का जो अर्थ होता है वो छोटा घुंघरू है। राइट आंसर इज बी। तेल जैसी गंध का कारण क्या है। ए है तेल का बहना, तेल का दिया जलना, सरसों का फूलना, सरसों का तेल निकलना। तो तेल जैसी गंध का जो कारण होता है फ्रेंड वो होता है सरसों का तेल निकलना। राइट आंसर ई डी। कविता के आधार पे कहा जा सकता है कि फसल अभी कच्ची है, फसल पक गई है, धरती नीली हो गई है, धरती पीली हो गई है। कविता के आधार पे कहा जा सकता है कि फसल पक गई है। राइट आंसर इज बी। वसुधा का शाब्दिक अर्थ क्या है। वसुधा का शाब्दिक जो अर्थ है, वसु अर्थात धन संपदा को धारण करने वाली, वसु अर्थात गौ संपदा को धारण करने वाली, अत्यंत सुंदर चेहरे वाली आकर्षक स्त्री, अत्यंत सुंदर केसों को धारण करने वाली। ओके, तो वसुधा का शाब्दिक अर्थ जो होता है फ्रेंड, वसु अर्थात धन संपदा को धारण करने वाली। ओके, राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का उदाहरण क्या है। ए है सोने की, जौ गौ, हरिधरा, पीली पीली। तो बस विशेषण विशेष का जो उदाहरण है फ्रेंड वो है हरिधरा। राइट आंसर इज सी। तैलाक्त में समान शब्द क्या है। तो वो है दुसाध्य, विरक्त, तिलयुक्त, विषाक्त। ओके, तो तैलाक्त में समान अर्थ जो है वो विषाक्त है। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्राही कौशल हैं। ओके, ग्राही कौशल कौन है। तो ए स्वर्ण एवं बोलना, स्वर्ण एवं पठन। ओके, स्वर्ण एवं पठन। थर्ड है फ्रेंड इसमें बोलना एवं लिखना। एंड फोर्थ है विमर्श के कौशल। ओके, तो ग्राही कौशल जो है फ्रेंड वो स्वर्ण एवं पठन है। ओके, राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण से सही है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, स्वर्ण वाचन, पठन, लेखन, ध्यान देना और चिंतन एक रेखी तरीके से विकसित होते हैं। तो ये गलत है। स्वर्ण वाचन और पठन पहले विकसित होते हैं और उसके बाद लेखन विकसित होता है। ये भी गलत है। भाषा अधिगम में लेखन सबसे बाद में विकसित होने वाला कौशल है। ये भी गलत है। फोर्थ क्या है, स्वर्ण वाचन, पठन और लेखन, ध्यान देना और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। यस, ये सही है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, केवल 4 सही है। ओके, पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है। तो ए पठन स्वनिम ध्वनियों के समूह, शब्द और वाक्यों से शुरू होता है। बी है पठन पढ़ी गई सामग्रियों के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। पठन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को पढ़ी गई सामग्री से भिन्न भिन्न अर्थ निकालने चाहिए। एंड फोर्थ है फ्रेंड, पठन वर्णमाला के अक्षरों और पढ़ी गई सामग्री के शब्दों को डिकोड करना है। ओके, पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है। पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति क्या है, बोध है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है। वह उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है, विभिन्न पहलुओं पर लोगों का साक्षात्कार लेना है और उनकी व्याख्या करनी है। आंकड़ों के संग्रहीकरण व व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। तो ए है प्रदत्त कार्य, बी है परियोजना कार्य, सी है पठन का थीम अनुसार उपागम एंड डी है फ्रेंड इसमें शब्दावली अधिगम। ओके, कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को 5-5 के समूह में जो है वो बांटती है। वह उन्हें 5-5 के समूह में बांटती है। वह उन्हें जो है कुछ थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है, विभिन्न पहलुओं पर लोगों का साक्षात्कार लेना है, उनकी व्याख्या करनी है, आंकड़ों के संग्रहीकरण व व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। तो इसे परियोजना कार्य के रूप में जाना जाएगा। राइट आंसर ई डी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया है। तो वो किया गया फ्रेंड सह कार्यालयी भाषा, मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक, शिक्षा में द्वितीय भाषा, उप कार्यालयी भाषा। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया है। तो वो उप कार्यालयी भाषा के रूप में जो है वो स्वीकृत किया गया। राइट आंसर ई डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य है। समूची कक्षा की गतिविधि के रूप में अध्यापक शिक्षार्थियों के साथ पठन से पहले पाठ सामग्री के मुख्य बिंदु पर चर्चा करता है। शिक्षार्थी से कहा जाता है कि वे कहानी में आए किसी एक पात्र के रूप में स्वयं को माने और अपने अनुभव डायरी में लिखें। अध्यापक घर में पाठ सामग्री का मौन पठन करता है और उसी पाठ सामग्री को कक्षा में पढ़ाने के लिए तैयारी के साथ आता है। कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि भाषा क्या है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा व्याकरणिक व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा सामाजिक व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं रूप फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्ययन क्या अर्जित करता है। तो ए है कार्य विधि ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, वस्तु ज्ञान। रूप फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्ययन क्या अर्जित करता है। तो घोषणात्मक ज्ञान को अर्जित करता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है। ओके, आकलन शिक्षार्थियों को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। सेकंड है आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है। ओके, तो पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। तीसरा क्या है, आकलन शिक्षार्थी को यह बताने के लिए किया जाता है कि कक्षा में वरीयता के अनुसार वह कहाँ है। तो ये गलत है। आकलन शिक्षार्थी को उस कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है। तो ये भी गलत है। तो पहला दूसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में अनुशंसित करती है। तो फर्स्ट है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, बी है विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरणों से, सी है माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, एंड डी है प्राथमिक चरण से सभी बच्चों के लिए एक भाषा के रूप में। ओके, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में जो है अनुशंसित करती है। वो माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में क्या करती है, अनुशंसित करती है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है प्रामाणिक संप्रेषण के माध्यम से रूप विधान प्रस्तुत जो है करना, संदर्भ के व्याकरण के प्रारंभिक नियम बताना, जीवन की वास्तविक संप्रेषण स्थितियों को आधार बनाकर रूप विधान का अभ्यास करवाना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके वह ड्रिल द्वारा सीखना। तो जो कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है वो है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके वह ड्रिल द्वारा सीखना। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा कहानी को अपने शब्दों में इसमें कहना किस तरह के आकलन में सहायता करता है। तो ए है फ्रेंड सटीकता, बी है प्रभावपूर्णता, सी है बोधगम्यता, एंड डी है स्मृति। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके वह ड्रिल द्वारा सीखना जो होता है किसी विद्यार्थी द्वारा कहानी को अपने शब्दों में कहना किस तरह के आकलन में सहायता करता है। तो वो बोधगम्यता के आकलन में सहायता करता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियाँ जो होती हैं अधिगम में मदद करती हैं, अधिगम में बाधा पहुँचाती हैं, संशोधन कार्य के बोझ में वृद्धि करती हैं, शिक्षार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देती हैं। तो भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां अधिगम में मदद करती हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक अधिक बोलते हैं, शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं, प्रतिभागिता असमान है, अधिक वाचाल विद्यार्थियों की सहभागिता अधिकतम है। ओके, एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें विद्यार्थी शिक्षार्थी जो है अधिक बोलते हैं। राइट आंसर इज बी। भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है, भाषा की व्याकरण के नियमों का अधिगम। ओके, एंड बी है अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम, औपचारिक स्थितियों में औपचारिक स्थिति में सचेतन रूप से भाषा अधिगम, भाषा के बारे में अधिगम। तो भाषा अर्जन से तात्पर्य जो है वो अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कविता का मुख्य स्वर क्या है। ए है प्रकृति का महत्व, बी है ऋतुओं का महत्व, सी है दान का महत्व, एंड डी है मृत्यु का महत्व। तो कविता का मुख्य स्वर जो है वो दान का महत्व है। राइट आंसर इज सी। दान के संबंध में कौन सा कथन सही है। दान देने वाला महान होता है, दान स्वत्व का त्याग है, दान अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है, वृक्ष भी फलों का दान करते हैं। तो दान के संबंध में जो कथन सही है वो यह है दान अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे कविता के आधार पर बताइए पेड़ अपने फल देकर जो है दूसरों पर कृपा करते हैं, दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं, ऋतुओं का स्वागत करते हैं, लोगों को भोजन देते हैं। तो कविता के आधार पर जो कहा गया है कि पेड़ अपने फल जो देकर दूसरों की पर क्या करते हैं, कृपा नहीं करते हैं, इसमें ओके कविता में कहा गया है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों से फलों का उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ये है पेड़ों की डालियाँ बढ़ती जाती हैं, फल सड़ने से बच जाता है, फल बेचकर धन कमाया जाता है, पेड़ों की डालों को हानि नहीं होती है। ओके, राइट आंसर इज बी।
फल सड़ने से बच जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो वो है फ्रेंड इसमें नए पुराने कपड़े। ओके, राइट आंसर इज बी, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है पादप, विटप, ध्रुम और आगम। तो वृक्ष का पर्यायवाची जो नहीं है वो आगम है। राइट आंसर इज डी। शिक्षा में बहुभाषावाद शब्द क्या है? ए है त्रिभाषा सूत्र है। शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग है। विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति है। सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम है। तो शिक्षा में बहुभाषावाद जो है वो शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है? तो ए है फ्रेंड अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषिक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया। बी है ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखी तरीका व पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल है। सी है संदर्भ और संकेतों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया। ओके, एनडीए उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को 4-4 के समूहों में ढूंढने का कार्य करती है और उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। और इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? तो वो विषयक थीमेटिक उपागम के रूप में जाना जाएगा। राइट आंसर इज ए। भाषा क्या है? भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा संप्रेषण की व्यवस्था है। तो भाषा जो है फ्रेंड वो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा? प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, प्रथम 3 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, कक्षा से कक्षा 5, कक्षा 1 से कक्षा 5, कक्षा 1 से कक्षा 2। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत जो आएगा फ्रेंड वो प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा। राइट आंसर इज ए। कक्षा 3 की एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती है। इस कौशल को क्या कहा जाएगा? तो ध्वनि विज्ञान कहा जाएगा। राइट आंसर इज ए। कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो ए फ्रेंड इसमें कोड स्विचिंग, कोड मिश्रण, कोड अंतरण, कोड ट्रांसफर, कोड बदलना। तो उसे जो कहा जाता है फ्रेंड कोड स्विचिंग कहा जाएगा। राइट आंसर इज ए। सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है? तो ए है उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना, सर्वप्रथम भाषा के नियम सीखना, कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा सीखना, लेखन के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में। ओके, सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य जो होता है फ्रेंड वो होता है उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना। राइट आंसर इज ए। शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? तो ए बहुभाषिक शिक्षा, कक्षा में फेल न करने की नीति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, त्रिभाषा सूत्र। तो शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? तो वो त्रिभाषा सूत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन से क्या आशय है? ये बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, अगली कक्षा में उन्नत करने के लिए सत्र अंत लिखित परीक्षा, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से एक समय में परीक्षा। तो संरचनात्मक आकलन जो होता है फ्रेंड वो होता है पोर्टफोलियो आकलन। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, तुकबंदी और गीत क्या है? तुकबंदी और गीत जो है भाषा से परिचित कराने वाले के लिए भाषा निवेश है, कंठस्थीकरण के लिए सामग्री है, मूल सीखने के लिए सामग्री है, शब्दांबर के लिए सामग्री है। तो तुकबंदी और गीत जो होते हैं फ्रेंड वो भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश। राइट आंसर इज ए। कक्षा 1 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवारों पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं, चित्रकारी करें या लिखें। यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है? तो ए है आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए, बी है मजे और हास्य के लिए, सी है लेखन कौशल के विकास के लिए, एंड डी है वर्णमाला के अक्षरों के लेखक की शुरुआत के लिए। ओके, तो कक्षा 1 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाए, चित्रकारी करे या लिखे। वह यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है? वो जो दे रही है फ्रेंड आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए क्या कर रही, प्रोत्साहन दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है
निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालय विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों को समुन्नत करना है? तो वो है फ्रेंड भाषा भारत। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थी को 5-5 के समूह में बांटती है और 6 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़ती है। शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना है और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलकर पुनर्लेखन करना है। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं, बल्कि मिलते जुलते अर्थ में। इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो वो अनुच्छेद श्रुतलेख के रूप में जाना जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी। शिक्षार्थी के समग्र पठन प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थी को सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का जो अभिलेख होता है कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये है सतत आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, योगात्मक आकलन, अधिगम का आकलन। तो शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों को सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख जो कहलाएगा फ्रेंड, वो पोर्टफोलियो आकलन कहलाएगा। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।